हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। In this video, we are going to discuss question number 21 to question number 40 of chapter Kinematics 1D or Motion in a Straight Line from a very popular book NCERT at your fingertips by the publication MTG। जैसे कि आप जानते हैं, इस बुक के सभी चैप्टर्स के 20-20 क्वेश्चन की वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। हर एक चैप्टर 5 वीडियोस में कंप्लीट हो जाता है। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन और काइनेमेटिक्स 1D की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप देख चुके होंगे और जो अपकमिंग 3 वीडियोस है वो भी अपलोड होती जाएंगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही सभी चैप्टर्स की वीडियोस को देखने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. The motion of particle is described by x is equal to x naught. ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। x नॉट ब्रैकेट में है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी, t ग्रेटर देन 0, x नॉट ग्रेटर देन 0, k इक्वल टू 0। विद व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट? पार्टिकल स्टार्ट, it means initial velocity at t equal to 0। वेलोसिटी पूछी गई है। कैसे करेंगे बच्चों आप इसे? वेलोसिटी फाइंड करनी है, पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया गया है। सिंपल, आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो मैं इस x को ओपन कर लेता हूं, x नॉट माइनस एक्स नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब आपको करना है इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? dx बाई डी टी। एक्स नॉट एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहां पर भी एक्स नॉट कांस्टेंट है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में, बट यहां पर इस कांस्टेंट के साथ टाइम का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहां टाइम का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं था, तो ये प्योर कांस्टेंट था, बट ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इस केस में एक्स नॉट क्या रह जाएगा? सेम। जो टी का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? ई का डिफरेंशिएशन सेम रहता है और जो हमारे पास t का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो v किसके बराबर आएगा बच्चों? ये आ गया है x नॉट के ई रेज टू पावर माइनस के टी। बट आपसे पूछी गई है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 बच्चों, तो क्या होगा? एट t इक्वल टू 0 v x नॉट के ई रेज टू पावर माइनस 0। ई रेज टू पावर 0 हो या माइनस 0 हो, वो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ई रेज टू पावर माइनस 0 हो या ई रेज टू पावर 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है बच्चों? 1। अगर ये हमारे पास 1 है तो v नॉट क्या, v क्या बच गया हमारे पास? x नॉट के। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आंसर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, the velocity of the particle at any time t is given by v equal to 2t 3 minus t meter per second. At what time its velocity is maximum? भाई velocity का क्या है? ब्रैकेट ओपन कर लें, 6t minus 2t square। आसान हो जाता है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन लगाएंगे। At what time its velocity is maximum? मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन क्या होती है बच्चों? फॉर v टू बी मैक्सिमम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे हमने ऊपर लगाया बेटा 6 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1, 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गई 2t इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस 4t बेटा, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6 by 4, you can write 3 by 2 second। Getting my point? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसका आंसर आता है डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23, मोशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन dv by dt 6 minus 3v, where v is the speed and t is the time. Body is at rest at t equal to 0. t 0 पे velocity क्या दे रखी है? 0. The speed varies with time. ये
हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन तंग कर रहा हो, 6 माइनस 3v इक्वल्स टू dt। मैंने क्या किया, इसे रीअरेंज किया बेटा। कैसे, 6 माइनस 3v को इधर ले जाऊंगा और इस dt को मैं इधर शिफ्ट कर दूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि v की टर्म्स एक साइड आ गई और dt की टर्म्स एक साइड। अब आप इसे बड़े प्यार से इंटीग्रेट कर पाएंगे, बड़े प्यार से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट है dx डिवाइड बाय a प्लस bx। इसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चों log a प्लस bx डिवाइड बाय कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या थी, log x। बट अगर हमारे पास 1 बाय x की जगह पर a प्लस bx हो, लीनियर फंक्शन हो, तो इसकी भी इंटीग्रेशन वही होती है बट कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इस केस में बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log 6 माइनस 3v डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट -3। इसकी क्या होगी t। अब लिमिट्स पुट करनी है बच्चों, लिमिट्स का खास ध्यान रखेंगे। t 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा। तो t 0 पे t है और 0 पे v वेलोसिटी फाइंड करनी है, 0 पे 0, t पे v। अब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, -1/3 बाहर आ गया है, log अपर लिमिट पुट करिए 6 माइनस 3v, लोअर लिमिट पुट करिए बच्चों 6 माइनस 0। यही मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ज्यादातर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। वो इसकी लिमिट पुट नहीं करते, वो सीधा सीधा इसको ये लिखते हैं इक्वल टू t और फिर आंसर मैच कराने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान से देखना है बेटा, अगर ये log का फंक्शन बन रहा है तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों आपको इसमें पुट करनी पड़ेंगी, तभी हमारे पास जो आंसर है वो मैच कर पाता है। आप देख पाएंगे क्या बन गया, -1/3, ये बन जाएगा बच्चों log 6 माइनस 3v, ये बच गया बच्चों log 6 इक्वल टू t। इस -3 को इधर ले जाएंगे और log a माइनस b क्या होता है बच्चों, log a डिवाइड बाय log a माइनस b होता है log a बाय b, ये हो जाएगा बच्चों -3t। log का दूसरी साइड जाके जो हमारे पास टर्म बचती है वो क्या होती है बेटा, एक्सपोनेंशियल e की पावर -3t। अब आप इसे 1 माइनस 3v/6 भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं बच्चों। फिर इस 1 को अरेंज कर लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, v/2 1 माइनस e रेज टू पावर -3t। तो v क्या बच गया बच्चों हमारे पास, 2 1 माइनस e रेज टू पावर -3t। समझ में आई बच्चों। तो यहां पर अक्सर बच्चे ये वैल्यू पुट नहीं करते, उसकी वजह से आंसर मैच नहीं करता। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे अच्छे से और अब आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा। ओके बच्चों, तो आगे से जब आप इस इंटीग्रेशन को करें तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना ना भूलें। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या बताता है, कहता है पोजीशन ऑफ x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x is equal to 9t square। मैं यहां लिख लेता हूं x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meter, t is in second. What will be the position of this particle when it achieve maximum speed along the direction? भाई अब देखो क्या मतलब क्वेश्चन में 3-4 चीजें एक साथ हो गई। फाइंड क्या करना है, पोजीशन। फाइंड क्या करना है, पोजीशन। कब, व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। वो पहले स्पीड तो पता हो फिर ही मैक्सिमम करेंगे, तो फटाफट से पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं बच्चों। स्पीड क्या होगी, dx/dt। आपने इसे कर दिया डिफरेंशिएशन, 9t² का 2t यानी कि 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब आपको इसे मैक्सिमाइज करना है फॉर v टू बी मैक्सिमम। अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि ये जो v है ये मैक्सिमम हो, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0।
डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, v का डिफरेंशिएशन, अब x का नहीं करना, v का करना है। 18 माइनस 6t, तो t कितना आ गया बच्चों यहां से 3 सेकेंड। तो v मैक्सिमम कब होगी, 3 सेकेंड पे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो बताया था कि एक डबल डिफरेंशिएशन करके भी चेक करना होता है। भाई मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को बार बार यही बताया है, जब मैक्सिमम जब मिनिमम ये पूछा हो कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तब हमें डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो क्वेश्चन सेटर है वो इस बात का ध्यान रखेगा, अगर उसने मैक्सिमम पूछा है, टी की एक ही वैल्यू आई है ना बेटा, तो इस पे मैक्सिमम ही आएगा। अगर मिनिमम पूछा होगा तो मिनिमम ही आएगा। अगर यहां टी की 2 वैल्यूज आती, तब आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते कि कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम होगा। एक ही वैल्यू आई है तो ये क्वेश्चन सेटर इस बात का ध्यान रखता है कि वही हो जो उसने पूछा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। तो यहां पर t3 पे स्पीड मैक्सिमम है, और जब स्पीड मैक्सिमम है हमें फाइंड करना था x, तो x क्या होगा बच्चों, x क्या होगा 9 टी स्क्वायर की जगह आप यहां पर क्या पुट करने वाले हैं, यहां पर मैं ऐसे ले आया, ज्यादा ही बड़ा हो गया, यहां पर लेकर आए, तो टी स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब, तो ये हो गया बेटा 81, ये हो गया 27, यू कैन ब्यूटीफुली राइट इट एज 54 मीटर। आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 54 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है। पहले x से स्पीड, फिर स्पीड को मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन 0, वहां से टाइम आएगा, टाइम को x में पुट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द x एक्सिस। पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या कहता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है बच्चों, वेलोसिटी। अब अगर आप यहां पर देखें पहले पार्ट में, यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां स्लोप क्या है बच्चों, यहां स्लोप क्या है 0, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या है 0, पार्टिकल रेस्ट में आया होगा। तो क्या पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे है, नो। पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, नो, यहां पर ये रेस्ट पे आ चुका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस अप टू t नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, नो माय डियर बच्चों, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाद में 0 हुई है, तो ये भी नो हो गया। द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू t नॉट एंड देन स्टॉप, बिल्कुल t नॉट तक वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव कांस्टेंट, आफ्टर दैट इट बिकम्स 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, डी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 26। बुक्स में शायद आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप जूम कर पाए, बट मैंने देखिए आपके लिए यहां पर इस क्वेश्चन को फुल जूम कर दिया है, सो दैट आप इसे इस डायग्राम को अच्छे से देख पाए ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि डायग्राम में पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। बुक्स में आप यू जूम नहीं कर पाते, बट यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। फिगर शोज xt प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, टू डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, लेट v1 v2 बी द एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। देन एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही होता है। अब अगर आप इन दोनों को देखें, तो इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस कवर्ड है और ये टाइम टेकन है। सेकंड केस में टाइम टेकन इज नियरली सेम, टाइम इंटरवल काफी सेम है, बट अगर आप x देखें तो x हमारे पास क्या है बच्चों, नियरली सेम। तो इस सेकंड इंटरवल में यहां पर डेल्टा x इज नियरली 0, बट यहां पर डेल्टा x क्या है, फाइनाइट, यहां पर ये 0 नहीं है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, देखिए मैंने आपके लिए इतना सारा जूम कर दिया है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये नियरली सेम है।
तो चेंज इन पोजीशन क्या है इस इंटरवल में? नियरली 0। और इस इंटरवल में एक फाइनाइट चेंज इन पोजीशन है, तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों? v1 इज ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा x2। टाइम हमारे पास दोनों इंटरवल का सेम है, विड्थ दोनों की सेम है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। बुक्स में इस चीज को विजुलाइज करना उतना इजी नहीं रहता है, बट यहां पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इसे जूम करके आपको दिखाया। उम्मीद है आपका जो डाउट है वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अगर आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं बच्चों, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बेटा मैंने ये देखा है आप देख तो रहे हैं वीडियो को, बट लाइक बहुत कम कर रहे हैं। बच्चों मेरे लिए यही मोटिवेशन है, इसी मोटिवेशन के साथ ही मैं आगे भी लेक्चर्स बनाता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें बेटा। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, टू द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, दोनों का स्कूल क्या है? सेम है। ऑफ देयर टू देयर होम्स P and Q, these P and Q are their homes, okay, respectively are as shown in figure. Choose the incorrect statement regarding these graphs. अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ बनाने वाले ने इस बात का ध्यान रखा है कि ये P Q पे खत्म हो जाए, सॉरी ये P पे और ये Q पे खत्म हो जाए। अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास दोनों सेम लाइन में ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, तो इससे हमें क्या चीजें पता चलती हैं? A lives closer to the school than B, बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कम है बेटा, तो A का घर स्कूल क्या था? O क्या था? स्कूल। और P क्या था? A का घर। तो A lives closer to the school, yes। बट हमें क्या फाइंड करनी थी बच्चों? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, हर एक वीडियो में कहता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपको इसी में फंसाता है, इनकरेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट करेक्ट। तो यहां इनकरेक्ट फाइंड करनी थी और फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट के लिए हम इधर मार्क कर लेते हैं। ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर, भाई कौन पहले चला था? ये टी है बेटा। टी टाइम ए पहले मूव करना शुरू करता है, बी बाद में शुरू करता है। मान लो बी शुरू करता है टी नॉट टाइम पे, ए ने शुरू किया टी 0 पे, तो ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, यस ए स्टार्ट फ्रॉम बी अर्लियर। ए वॉक्स फास्टर, किसकी स्पीड ज्यादा है? भाई जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है? स्लोप ऑफ एक्स-टी टाइम ग्राफ। यहां पर किसकी स्लोप ज्यादा है? बी की स्लोप ए से ज्यादा है। स्लोप कैसे देखते हैं? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बेटा। बी का ज्यादा है तो आप कह सकते हैं बी की स्लोप ज्यादा है तो बी की स्पीड ज्यादा है। ए वॉक्स फास्टर देन बी, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया है? गलत हो गया। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, यस एट द सेम टाइम। आप देख सकते हैं टाइम सेम पे पहुंचे, टाइम सेम पे पहुंचे, बट बी ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, ए ने टाइम ज्यादा लिया बट डिस्टेंस कम है, तो ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि हमें फाइंड करनी थी इनकरेक्ट ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, displacement time graph of a moving particle is as shown in figure. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. जो velocity है this is equal to slope बच्चों। तो आपको यह देखना है कहां पर स्लोप नेगेटिव है, कहां पर है। मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव। डी पे स्लोप नियरली 0। ई पे स्लोप क्या होगी? ई पे स्लोप क्या है बच्चों? नेगेटिव। एफ पे फिर से स्लोप क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। तो कहां स्लोप नेगेटिव है? ई पे। तो कहां वेलोसिटी नेगेटिव होगी? क्या पूछा है?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, कहां नेगेटिव होगी बच्चों? ई पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है? कहता है इन द गिवन वीटी ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स विल बी। इसको भी मैं जूम कर लेता हूं, देखिए, सो दैट हमें डाटा थोड़ा अच्छे से मिल जाए। अब अगर आप देखें 5 सेकंड में क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मिस मत कर देना बेटा। अगर आपने इस डिस्टेंस वर्ड को मिस कर दिया तो आप हो सकता है क्वेश्चन में धोखा खा जाए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। कभी तो ये दोनों सेम होती हैं, कभी इन दोनों की वैल्यू अलग होती है। तो बच्चों डिस्टेंस के केस में थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिवली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो डिस्टेंस जब हमसे पूछा जाता है तो वेलोसिटी टाइम के अंदर जो भी एरिया है उन सबके मॉडुलस का सम करना है। ये ऊपर वाला एरिया क्या है? पॉजिटिव। नीचे वाला एरिया क्या है? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के केस में हम दोनों एरिया को विद साइन ऐड करते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव रख के ऐड कर देते हैं। अल्टीमेटली आई मीन टू से ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों का सब्ट्रैक्शन डिस्प्लेसमेंट देता है। बट डिस्टेंस के केस में हमें दोनों की मैग्नीट्यूड, साइन की जरूरत नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड का सम करना होता है। तो इस केस में सम कितना होगा? अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा? 1/2। बेस कितना है बच्चों? 2। हाइट कितनी है बच्चों? 20 से 40, 20। तो ये आ गया बच्चों 20। इस वाले फील्ड का एरिया क्या होगा? इस वाले रीजन का, इसका एरिया क्या होगा बच्चों? ये एक रेक्टेंगल बन गई जिसकी एक साइड कितनी है? 2 और दूसरी साइड कितनी है? 20। तो 2 इंटू 20 कितना हो गया बच्चों? 40। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट, इस वाले रीजन का क्या होगा? इस वाले रीजन के लिए बच्चों ये साइड 20, ये वाली साइड 1, तो इसका एरिया क्या है? 20 इंटू 1, ये हो गया 20। इस वाले रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों? इस वाले रीजन का एरिया क्या है? ये वाले रीजन का। इसके लिए ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ, बेस कितना है बेटा? 1, हाइट कितनी है? 20, क्या आ जाएगा? 10 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन हम देखें तो इस वाले एरिया का ये फिर से ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना है बच्चों? 4 to 5, 1। हाइट कितनी है बच्चों? हाइट कितनी दी गई है यहां पर देखिए? 20, तो ये आ गई 20। अगर आप माइनस साइन के साथ पुट करते हैं तो ये आएगा -10 मीटर। अब अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस होगा इन सभी एरियाज का सम, 20, 40, 20, 10, और ये जो हमने -10 लिखा है इसका भी मॉडुलस यहां पर ले लेंगे। तो कितना हो गया बच्चों? 20 + 40, 60 + 20, 80 + 10, 90 + 10, 100। अगर वहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या होता? 20 + 40 + 20 + 10 - 10, इट इज गोइंग टू बी 80 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से डिस्टेंस को देखते हुए जो टोटल एरिया है सभी एरियाज को आपको ऐड करना होगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड टाइम ग्राफ of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. Distance traversed by the particle between t = 0 to t = 10. ये चीटिंग है, अभी बुक वालों की चीटिंग है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन यहां पूछकर, इतना एरिया हमसे सॉल्व कराकर, अब देखिए क्या दिया है। मजाक करता है हमारे साथ, चीटिंग करता है, मजाक हो गया। अभी इसका एरिया क्या होगा? वो हमें डिस्टेंस देगा, क्योंकि ये तो सारा ही हमारे पास पॉजिटिव साइड पे है। तो इसका एरिया क्या है? सबको मालूम है, सबको खबर है। डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस कितना है बच्चों? 10, हाइट कितनी है बच्चों? 12, तो ये कितना हो गया है?
60 मीटर। ये बुक वालों को भाई बोलना पड़ेगा, ये ऐसी चीटिंग हमारे साथ नहीं चलेगी। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास 21 to 30। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following graph cannot possibly represent one dimensional motion of the particle? ये भी हमारे पास आता है कि वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बेटा, तो उन्हीं में से है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है फॉर वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप गौर से देखें तो कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें। अगर आप देखें तो टाइम नेगेटिव हो रहा है, फिर एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप सेकंड में देखें, इसमें भी टाइम नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है, और सेम टाइम पे दो वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल नहीं है। तीसरे में स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉसिबल नहीं है। चौथे में टोटल पाथ लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, टोटल पाथ लेंथ वंस द मोशन स्टार्ट, टोटल पाथ लेंथ कीप ऑन इंक्रीजिंग। वंस द मोशन स्टार्ट, टोटल पाथ लेंथ कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट यहां पर पाथ लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। इट इज नॉट पॉसिबल। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस में लिखा जाता है। वंस द मोशन बिगिन, डिस्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द बॉडी मूव्स। तो यहां पर ये भी हमारे पास गलत है, तो भाई कमाल ही हो गया, सारे के सारे, सभी के सभी ग्राफ यहां पर इनकरेक्ट है। तो इसने पूछा था कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, कोई भी इनमें से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को यहां मैं x लिख लेता हूं, इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स। इलैप्स मतलब जो निकल चुका टाइम। The magnitude of the acceleration of the body is, acceleration की मैग्नीट्यूड बतानी भाई। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, आप कांस्टेंट यहां लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx by dt क्या हो जाएगी बच्चों, के 3t स्क्वायर, तो v आ गया 3kt स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, dv by dt 3k 2t, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 6kt। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम, कांस्टेंट बट नॉट जीरो, जीरो। आप देख सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है, मैच कॉलम 1 2, मैच ऑफ द कॉलम भी आने लगे हैं, और आपको पता है इस 2022 में जो नीट हो रहा है उसमें आपको 3 घंटे से ज्यादा का टाइम मिलेगा, 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट 200 क्वेश्चन के लिए। 2021 में भी 200 क्वेश्चन थे, बट उसके लिए टाइम मिला था 180 मिनट्स। बट अब एनटीए ने उस चीज को मॉडिफाई किया है, इंप्रूव किया है, एक अच्छी चेंज की है कि अब आपको 200 मिनट मिलेंगे 3 घंटे 20 मिनट। तो उसमें भी मैट्रिक्स, ये कॉलम मैच, कॉलम 1 कॉलम 2 के क्वेश्चन देखे गए थे, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहां पर भी है। ध्यान से देखिए, instantaneous velocity, but this column is purely based on the definition or terms you have written in your notes। तो instantaneous velocity क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो तो ये होता है dx by dt और लिमिट t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x by डेल्टा t। तो अगर आप इन ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये किसके साथ मैच करेगा, p के साथ।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो ये q हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, सिंपल जो डेफिनेशन बेस आपको लिखवाई जाती है नोटबुक्स में उसी के ऊपर बेस्ड है। तो a का होगा बच्चों s, कौन सी ऑप्शन है c, b का p, c का q, d का r। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फटाफट से हमने उसे मार्क कर दिया, दैट इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 34, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये चीटिंग है, देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। इससे पहले हमने देख लिया था नेगेटिव वेलोसिटी का, तो ये पूछने की जरूरत नहीं थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन। अगर वेरिएबल हो तो टेंजेंट की स्लोप किसी पॉइंट पे हमें बताती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पर अगर इंस्टेंटेनियस और हमें एवरेज पूछा होता तब भी कुछ बात बनती, बट यहां क्या पूछा है, सिंपल एक्सेलरेशन, तो फटाफट से आप इसे मार्क कर देंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 35, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बच्चों को बड़ा तंग करता है, और देखिए इसने क्वेश्चन में भी ऑप्शन भी ऐसी दी है। ये बढ़िया इसने क्वेश्चन बनाया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बच्चे बोल देते वेलोसिटी, तो यहां फंस जाएंगे। अगर आपने बोल दिया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, फंस गए भाई। कौन सी, इनिशियल फाइनल, कौन सी वेलोसिटी, नहीं, ना तो इनिशियल वेलोसिटी ना फाइनल, ये हमें देता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर आपको इनिशियल दी है तो फाइनल पता कर सकते हैं, फाइनल दी है तो इनिशियल पता कर सकते हैं, बट एरिया से जो हमें मिलती है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कौन सी लाइन या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। xt ग्राफ इज अ पैराबोला इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें पता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो x की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या होती है, पैराबोला। ये क्या होती है बच्चों, पैराबोला। तो इसने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, बट ये वाली तो करेक्ट है। vt इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू t, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। xt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द x एक्सिस इफ मोशन इज यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज 0। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है तो x किसके बराबर होगा बच्चों, vt। डेल्टा x लिख सकते हैं, तो x हो जाएगा x0 प्लस vt के बराबर, विच इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। तो पहली तीनों ऑप्शन इसकी करेक्ट हैं, बट हमसे पूछी थी नॉट करेक्ट, कौन सी होगी, फोर्थ वाली होनी चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, vt ग्राफ इज अ पैराबोला इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। भाई मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, vt ग्राफ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बेटा। तो ये वाली हमारे पास क्या हो गई, स्टेटमेंट है, गलत हो गई है। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकता है आप में से काफी बच्चों को यह दिक्कत आ रही है। अगर हम देखें, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए से पी क्यू आर एस नहीं देखना, अब आपको देखना है पी क्यू आर एस के साथ कौन सा ग्राफ है। अब आप पी के लिए देखें तो v ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 थ्रू आउट, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होना चाहिए। अगर हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कनकेव डाउनवर्ड,
वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। कौन सा ग्राफ दिख रहा है? डी ग्राफ दिख रहा है बच्चों, तो सबसे पहले क्या चिपका देंगे? डी चिपका देंगे। ओके, क्यू ग्राफ, क्यू के लिए ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट एंड हैज अ पॉइंट विद v इक्वल टू 0 एंड अ पॉइंट विद a इक्वल टू 0। a भी 0 हो, b भी 0 हो, ऐसा कहां है? v0 किस किस में है? अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप यहां पर 0 है बच्चों, और किस में है? यहां पर भी स्लोप 0 है। v तो इन दोनों में 0 है। एक्सेलरेशन 0 हो, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? नेगेटिव। यहां एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? पॉजिटिव। कनकेव अपवर्ड है, ये कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव, कनकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, तो बीच में कहीं क्या हुआ होगा? 0। इस वजह से Q का आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन। अब हमारे पास बची है R, हैज अ पॉइंट विद 0 डिस्प्लेसमेंट फॉर t ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट, अब बच्चों अगर मैं x को पोजीशन लिखता हूं, अगर मैं x को पोजीशन लिखता हूं, तो बेटा सेम पोजीशन किस में आ रही है? फिर से बी ग्राफ में। तो डिस्प्लेसमेंट 0 किस ग्राफ में है? सिर्फ और सिर्फ बी ग्राफ में। ए में भी हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में ग्राफ को देखें, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में ग्राफ को देखें, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए में भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो यहां पर बी और ए दोनों ऑप्शन बन सकती हैं। यहां पर तो क्लियर कट दिख रहा है कि सेम पोजीशन में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहां आपको थोड़ा सा बस हमें आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक बात। एंड एस के लिए वेलोसिटी लेस देन 0 ए पॉजिटिव, वेलोसिटी लेस देन 0 ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव होता है कनकेव अपवर्ड, यहां के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, यहां के लिए वेलोसिटी नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ होना चाहिए एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए, वेलोसिटी पॉजिटिव के लिए। तो ये क्या हो गया? सी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा, सी के लिए कौन सा है? एस। डी के लिए कौन सा है? पी। बी के लिए कौन सा है? क्यू। अब जो बचा है आर, वो ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। जो आर है वो ए के लिए भी है, बी के लिए भी है। तो अगर हम ऐसी कोई ऑप्शन देखें, बी सी के लिए एस, डी के लिए पी, अगर मैं इन दोनों को ही देख लूं तो सिर्फ इसी ऑप्शन में बनते हैं। इसमें ए के लिए आर है, यस है, बी के लिए क्यू है, बट बी के लिए आर भी होना चाहिए। बट ये वाली ऑप्शन हमारे पास मैच कर जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाती है, अगर मैं x को पोजीशन की जगह क्या ले लूं? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं x को पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लूं, तो b के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगी, वो क्या हो जाएगी? a। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड आंसर, हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड आंसर क्या बन रहा है? ये कब बन रहा है? when we are considering x as a displacement instead of a position। अगर हम पोजीशन लेंगे तो बी के लिए आर ऑप्शन भी बनेगी। तो यहां पर थोड़ी सी करेक्शन है, इसको मेंशन करना चाहिए था कि इसने एक्स को क्या लिया है। ओके बच्चों, अदरवाइज परफेक्टली राइट क्वेश्चन है। सी, डी और बी के लिए हमें एक एक ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे रही थी, बाकी ऑप्शन इनको देखकर ही अब हम अपना आंसर बना सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 काफी बच्चों को परेशान करता है, बट ये काफी आसान है। जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे बस यही करना था क्या? यस बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछा है। भाई जब v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv by dx। अब एक्सेलरेशन के लिए बच्चों हमें चाहिए v और dv by dx। v तो अपने पास है, हमें चाहिए dv by dx।
तो v कितना है, √49 प्लस एक्स। तो dv बाई dx क्या बनेगा, चेन रूल लगाएंगे बेटा, पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर क्या थी 1/√2 आगे आ जाएगी, बचेगी क्या पावर, एक कम कर देंगे 1/2 - 1, तो ये क्या बनेगी बेटा, √49 प्लस एक्स। एक्स की पावर -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स की पावर -1/2 को आप लिख सकते थे 1/√49 प्लस एक्स। जैसे ही आप v की ये वाली वैल्यू और dv बाई dx की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो दोस्तों बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ गया, √49 प्लस एक्स, और यहां है 1/2 √49 प्लस एक्स। ये आपस में कट जाएंगे, तो 1/2, भाई जो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इसका कोई यूज नहीं है। आपके पास कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू हो, एक्सेलरेशन हमेशा क्या आ रहा है, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इट्स डिस्प्लेसमेंट x at t is equal to 0. Acceleration at time t is proportional to, acceleration का रिलेशन निकालना, तो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू at² प्लस b। ये प्योरली मैथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों, मैथमेटिक्स इसमें काफी ज्यादा लगता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास लगेगा चेन रूल। क्या था चेन रूल, 2 इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx बाई dt इक्वल्स टू a t² का डिफरेंशिएशन 2t b का 0। अब अगर आप ध्यान से देखें 2 से 2 कट जाएगा, तो वी विल हैव x, dx बाई dt को क्या लिख लिया बेटा, v at। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। मैं इसको सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। ओके, हमें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, ए टी का डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या बन गया बच्चों, ए dv बाई dt ही रख लेता हूं मैं इसको, क्योंकि हमारे पास स्मॉल ए पहले से है, तो एक्सेलरेशन यहां पर आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने dv बाई dt रख लिया। ये dx बाई dt क्या बन गया, v इंटू v स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग dv बाई dt, दिस इज a² माइनस v² बाई x। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों ने यहां तक सॉल्व कर भी लिया हो, बट मेन बात है कि ऑप्शन नहीं दिख रही है सर। तो ऑप्शन को देखने के लिए ध्यान से देखिए बच्चों, a² माइनस सेकेंड ऑप्शन को यूज करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, at बाई एक्स का स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों, गौर से देखिए, यहां पर ये बनता है हमारे पास a² x² माइनस a² t² डिवाइड बाय x³। ये हमारे पास बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बच्चों, x² को यहां कॉमन ले लिया। मैं इसको अलग अलग स्टेप्स में लिख देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पर स्टेप्स सॉल्विंग में दिक्कत आ रही हो। t² बाय x² डिवाइड बाय x, ऊपर हमने x को कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचेगा, x² a² x² माइनस a² t² डिवाइड बाय x। तो ये क्या बन गया बेटा, ax² माइनस a² t² बाय x³। क्लियर है, उम्मीद है अब आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे। अब अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये किसी ऑप्शन के साथ मैच करता है, ये नियरली डी ऑप्शन के साथ मैच करता है। कैसे, अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से देखूं, मैं अगर इसको लिखता यहां पर dv बाई dt, क्या लिखता बच्चों, a² बाई एक्स माइनस a² t² बाई x³
मैं ये लिख सकता था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस ऑप्शन के साथ नियरली मैच कर रहा है। ये हमारे पास इस ऑप्शन के साथ यहां देखिए थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। यहां ए स्क्वायर नहीं था बेटा, मैं सोच रहा हूं ये आंसर कैसे मैच कर गया। यहां ए स्क्वायर नहीं था, हाँ यहां पर हमने चीजें सही लिखी हैं। तो यहां पर हमने ए स्क्वायर नहीं था। अगर यहां ए स्क्वायर होता, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको, अगर यहां ए स्क्वायर होता तो हमारे पास डी ऑप्शन भी करेक्ट होती। आप इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकालते और ये आंसर बन जाता। एक बुक में ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें ये आंसर मैच करता है, बट यहां पर अगर हम देखें क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकता तो ये मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है पुट करते हैं ए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी थी बेटा? ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब अगर आप इसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अक्सर ये कट जाते हैं तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? ए बी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो आप कह सकते हैं dv बाय dt एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो हमारे पास क्या आंसर आता है बच्चों? बी, सॉरी ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां तक अक्सर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, बस उसके बाद ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है जिससे हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बनता है। ये वाला भी बनता है बच्चों, और एक बुक में ये वाला आंसर भी बनता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, बस अगर यहां ए स्क्वायर लगा होता तो हमारे पास ये आंसर मैच कर जाता, डी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, यही हमारी मोटिवेशन है। आपको काफी बार कहा है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को, चैनल को शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट से शुरू हुई, डाटा निकालना शुरू कर लेते। नीट में जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें डाटा साथ साथ एक्सट्रैक्ट करते रहना है, नहीं तो हमें कई बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। विद एन एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप देखें एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो आप वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेवल 9 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले कितना करता है? 9 किलोमीटर, सॉरी पहले कहता है विद एन एक्सेलरेशन दिस, उसके बाद ट्रेवल 9 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यहां पर एक बार तो इंग्लिश में यहां धोखा खा गए थे, ये कॉमा लगा हुआ था, यानी कि वो सेंटेंस खत्म हो गया। अब कहता है ट्रेवल 9 किलोमीटर विद दिस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन कम्स टू हॉल्ट, यानी कि एक तीसरा भी पार्ट है, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना है, टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल। तो अगर हम शुरू करें तो इस क्वेश्चन को हम लाइन डायग्राम से कर सकते हैं। एक लाइन बनाते हैं, एक जर्नी को शुरू करते हैं 0 से, एक्सेलरेशन 0.2, फाइनल वेलोसिटी यहां पर वो अटेन कर लेता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप मुझे इसका टाइम बता सकते हैं बच्चों? टाइम फ्रॉम ए टू बी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, 10 0 प्लस 0.2 इंटू टी, तो t आ गया बच्चों 10 बाय 0.2 विच इज 100 बाय 250 सेकेंड। दिस इज फॉर ए टू बी। ओके बच्चों, दिस इज फॉर ए टू बी। नाउ ए टू बी यहां तक का काम निपट गया। अब ये ट्रेवल 9 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के साथ ये 9 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है? 9 किलोमीटर, यानी कि 9000 मीटर। तो टाइम कितना लगा होगा? विद कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस कितना है 9000 मीटर और स्पीड है 10, तो 900 सेकेंड यहां पर लग चुके हैं। अब कहता है कम्स टू हॉल्ट विद रिटार्डेशन, कम्स टू हॉल्ट विद रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी 0। यहां वेलोसिटी क्योंकि ये यूनिफॉर्म के साथ मूव किया था 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -0.1, ये क्या दी गई है डीएक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखें C टू D में तो ये क्या हो जाएगा 0, 10 -0.1 इंटू टी, तो t कितना आएगा 10/0.1 विच इज गोइंग टू बी 100। तो टोटल टाइम क्या हो गया बच्चों, टोटल टाइम 50 प्लस 900 प्लस 100, दिस इज गोइंग टू बी 1050 सेकेंड। तो इसके साथ ही हमारे पास इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बुक NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन MTG। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था। 3 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बहुत ही जल्दी वो तीनों पार्ट भी आ जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।